औषधि वैसी होती है जिसके अंदर काष्ठ औषधि ऐसी होती है जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं। लेकिन उसमें कोई भी हेवी मेटल्स नहीं होते, कोई भी मिनरल्स नहीं होते, खास करके रस यानी कि मर्क्यूरी पारद नहीं होता। लेकिन जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं, मर्क्यूरी का यानी कि पारद या फिर रस का, जब हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उस समय पे ये जो दवाई है वो रस औषधि बन जाती है। रस औषधि के अंदर सिर्फ हैवी मेटल्स या मिनरल्स या मर्क्यूरी या ऐसी ही इंग्रेडिएंट्स होंगे ऐसा नहीं है। उसमें भी पेड़ पौधे होते हैं, उसमें भी वनस्पतियां होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। लेकिन ये जो मर्क्यूरी को ऐड करते हैं, हम सल्फर को ऐड करते हैं, आर्सेनिक को, दूसरी हेवी मेटल्स को, हमारे सारे रस द्रव्यों को ऐड करते हैं, तो उन्हीं जो वनस्पति है उनके ही जो गुण है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की, समझ लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि बढ़ाने के लिए हम एक औषधि का उपयोग कर रहे हैं। औषधि का नाम है ब्राह्मी या शंख पुष्पी, ऐसी कोई वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं। तो उसका कुछ डोज देते हैं हम, जैसे कि ऐसे प्रिस्क्राइब किया है कि आपको 3 ग्राम ये चूर्ण जो है वो सुबह में और शाम में लेना है। तो 6 महीने तक लेने के बाद कुछ असर होगा, 2 महीने तक लेने के बाद कुछ असर होगा। उसी डोज में उसी चूर्णों को लेना है, लेकिन साथ साथ में अगर हम मर्क्यूरी का कोई एक फॉर्मुलेशन उसके साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे कि रस सिंदूर। रस सिंदूर नाम से एक मर्क्यूरी का सल्फाइड होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। उसको अगर हम साथ में ले लेते हैं तो उसी 3 ग्राम जो ब्राह्मी या शंखपुष्पी है उसका असर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही कम समय में वो अच्छा असर दिखाने लगेगा। तो उसी तरह से रस औषधि, रस का उपयोग करके, पारद या मरकुरी का उपयोग करके बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर पहले, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। रस शास्त्र जो कि आयुर्वेद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अष्टांग हृदय में आपने जब पढ़ा है कि अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद के 8 अंग, तो वहां पे आपको कहीं पे रस शास्त्र अलग से देखने नहीं मिलता है ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। लेकिन उन सभी के अंदर रस औषधि होती है। काय चिकित्सा में रस औषधि का उपयोग होता है। काय के बाद बाल, तो कौमार भृत्य या बच्चों की ट्रीटमेंट में रस औषधि का उपयोग होता है। फिर ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, सभी जगह पे रस औषधि का उपयोग होता है। यानी कि वो अष्टांग आयुर्वेद की आठों ब्रांच में ये समाहित है, जिसके अंदर खास करके रस यानी कि मर्क्यूरी, बाद में मेटल्स और मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। तो क्या क्या दो इसके एस्पेक्ट्स हम है देखेंगे। टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन फ्रॉम रस द्रव्य। रस द्रव्य है ना, जो हमारे रस शास्त्र के द्रव्य है वो रस द्रव्य। हमारे सिलेबस के अंदर आप पार्ट बी में सभी रस द्रव्य ही पढ़ेंगे। तो महारस, महारस में भी पहला अभ्रक, वहां से शुरू करके बहुत सारे रस द्रव्य है, उनका उपयोग करके दवाई बनानी है, उनका उपयोग करना है, साथ में वनस्पतियों का भी उपयोग करना है, सभी का मिश्रण करके दवाई बनानी है, तो वो बन जाएगी रस औषधि। ये जो मेडिसिन है, दीज मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है रस औषधि, उनका क्लिनिकली उपयोग भी करना है। तो रस औषधि के इंपोर्टेंस में सबसे पहले हमें रस द्रव्यों का उपयोग करके दवाई तैयार करनी है और उसका क्लिनिक में उपयोग करना है। अभी ये जो रस औषधि का उपयोग करके हम जो पेशेंट की चिकित्सा करते हैं, दर्दी को ठीक करते हैं, वो जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं रस चिकित्सा। आयुर्वेद से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो आयुर्वेद चिकित्सा हुई। लेकिन उसके अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम रस का, मर्क्यूरी का उपयोग करके पेशेंट को जल्दी ही ठीक कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रस चिकित्सा। और वो जो है उसको सुप्रीम कहा गया है। आयुर्वेद के अंदर जितनी भी चिकित्सा होती है उसमें रस चिकित्सा को सुप्रीम, सबसे ऊपर माना गया है। रस चिकित्सा करने वाले वैद्य को भी सबसे उच्च कोटि का वैद्य माना जाता है। तो सुप्रीमसी ऑफ रस चिकित्सा, इसका ये श्लोक जो है आप याद रखिए। रस विद्या परा विद्या, त्रैलोक्ये अपि सुदुर्लभा, भुक्ति मुक्ति करी
यस्मात् तस्मात् या गुणान्विते ही। ये रस विद्या जो है, ये एक ऐसी विद्या है, रस विद्या पराविद्या, रस विद्या जो है एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा नॉलेज है जो त्रिलोक में यानी कि सभी जगह पे रेयर है, ये सबके पास नहीं होता। एलोपैथी प्रैक्टिस या किसी भी तरह की प्रैक्टिस करने के वाले के पास ये नहीं होता। आयुर्वेद में रसशास्त्र सब लोग को पढ़ते हैं, लेकिन सबको रस चिकित्सा करनी आती नहीं। उसके लिए नॉलेज और उसके साथ साथ ही उतना स्किल चाहिए, वहां पे स्किल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, पूरा साल हम यही सीखने वाले हैं। तो रस चिकित्सा एक ऐसी है जो कि रेयर है, रेयर है मतलब बहुत ढूंढने जाना पड़ता है ऐसा नहीं है, हमारे पास अवेलेबल ही है, लेकिन आसानी से सीख लेंगे ऐसा नहीं होता। उसको सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, नॉलेज भी काफी लेना पड़ता है और स्किल भी डेवलप करनी पड़ती है। जो कोई भी रस विद्या को सीख जाता है, रस शास्त्र की इस चिकित्सा को सीख जाता है, ऐसा वैद्य जो है वो भुक्ति मुक्ति करी, यानी कि जो कुछ भी भोग, पूरे संसार के जो कुछ भी भोग है उसमें से मुक्त हो जाता है। तो शुरुआत यहीं से हुई थी कि रसशास्त्र जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जो लोग साधना करते थे कि जीते जी ही मोक्ष पाना है, मरने के बाद मोक्ष के बारे में कुछ सोचना नहीं है, लेकिन जीवन मुक्ति जीते जी ही मोक्ष के बारे में सोचना है, तो वहां से ये शुरुआत हुई थी और अभी तो चिकित्सा में भी इसका काफी सारा उपयोग करते हैं। तो जो कोई भी ये रस विद्या को अच्छी तरह से पूरी तरह से सीख जाता है, तो वो सिर्फ रोगों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन वो अल्टीमेट साल्वेशन यानी कि जीवन मुक्ति जीते जी ही वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतनी ये आगे बढ़ी हुई विद्या या रस चिकित्सा है, सिर्फ ट्रीटमेंट तक ये सीमित नहीं है। अभी हम तो डॉक्टर्स है या डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो फिर हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। हमारे पास जो कोई भी पेशेंट आएगा उसके लिए हम उसको कैसे बेनिफिशियल करेंगे, रस विद्या का उपयोग उसकी ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे। जो भुक्ति मुक्ति करी वाला पार्ट है वो हम आगे जाके देखेंगे, है ना, जब हम बड़े हो जाएंगे 50 60 70 साल के, जब मोक्ष प्राप्ति का सोचेंगे उस समय पे। लेकिन अभी हमारा जो एम है वो क्या है, हमारे पास जो रोगी आया है अपने रोग को लेके उसका दर्द दूर करना है। तो उसके लिए पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या होगा, डॉक्टर का पर्सपेक्टिव तो सीधी सी बात है यही रहेगा। डॉक्टर का पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि उनको जो सही सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो देना और ठीक करना, फिर चाहे वो पेशेंट को पसंद हो या ना हो। लेकिन पेशेंट को क्या पसंद है, वो इजीली क्या एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो देखते हैं तो बहुत ही इजीली बात है, आप सभी के मन में भी ये बात होती ही है, जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं, बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना। ऐसा ना लगे कि ये बीमारी है तो ये मुझे, अगर मुझे बुखार सर्दी खांसी हुई है तो मुझे 10 दिन के बाद ठीक होना है, मैं आज शाम तक ठीक हो जाऊं, है ना, जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मैं ये डिसीज में से रिकवर कर जाऊं। दूसरा क्या है, मिनिमम मेडिसिन लेनी पड़े, शायद कोई कड़वा काढ़ा ना पिला दे, उसके बदले एक टेबलेट खा के मैं ठीक हो जाऊं, है ना। तो मिनिमम मेडिसिन में ठीक होना है, और ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक हेल्दी रहना है। मैं 5 आइसक्रीम खा लूं फिर भी मुझे सर्दी ना हो, इतना हेल्दी बने जाना है। तो ये सभी पेशेंट का पर्सपेक्टिव होता ही है, इन जनरल है। सभी रोगी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं कुछ भी अपथ्य सेवन करूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं बीमार ना हो जाऊं, हेल्दी रहूं। तो ये सभी चीजें रस औषधि से फुलफिल हो सकती है, आयुर्वेद से फुलफिल। आयुर्वेद की इन जनरल जो संहिता की ट्रीटमेंट होती है, चरक संहिता के ट्रीटमेंट, अष्टांग हृदय के ट्रीटमेंट, उससे शायद ये फुलफिल नहीं होगा। चरक संहिता की ट्रीटमेंट आप चरक संहिता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, पंचविध कषाय। अब शायद आपको अभी तक हुआ होगा या नहीं, तो सबसे पहले ये आता है कि सबसे पहले वनस्पति का रस बना के उसका दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना है। फिर चाहे वो कड़वा होगा, वो तीखा होगा, हमें पसंद ना हो ऐसा होगा, तो हो सकता है अदरक का रस है तो बहुत तीखा होगा, नीम का रस है तो बहुत कड़वा होगा, पेशेंट शायद ले या ना भी ले। तो इस तरह से, या फिर कोई काढ़ा बना के पीने के लिए, फिर 2 महीने तक लेने के लिए, तो वो पेशेंट शायद इसके लिए रेडी ना हो। और उसका एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव आज के समय में अवेलेबल है, क्या है कि एलोपैथी दवाई अवेलेबल है। जैसे कि ज्वर होता है ना, बुखार आता है, फीवर होता है, तो
चरक ने तो क्या बता दिया है, अष्टांग हृदय में तो क्या बता दिया है कि चरक ने तो ऐसा बता दिया है कि लंघन करना है, ज्वरम आदो लंघयेत, सबसे पहले 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहना है, या बहुत ही कम खाना खाना है, जितनी भूख हो उससे बहुत कम खाना खाना है। तो आज के समय में कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा, तुरंत ही एक पैरासिटामोल टैबलेट ले लेगा और फीवर को खत्म कर देगा। तो ऐसा ही हमारे आयुर्वेद में भी होना चाहिए, तुरंत ही एक टेबलेट लेके तुरंत ही ठीक हो जाए। 8 दिन तक वो कड़वा कड़वा पानी पीना है दवाई वाला, उससे बेहतर कोई भी पेशेंट सोचेगा ना, आप और मैं भी सोचे, और उसके बाद भी फिर से बीमारी ना आए। तो ये सभी चीजें हमारी जो संहिता बेस्ड प्रैक्टिस होती है, या जो इसको प्योर आयुर्वेद बोलते हैं, उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद का ही एक अंग है जो रस शास्त्र या फिर उसकी चिकित्सा, रस चिकित्सा, रस औषधि, उससे ये सारी चीजें पॉसिबल है। मतलब एलोपैथी में जितनी जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं कि एक टेबलेट ले लिया, बीमारी ठीक हो गई, बाद में फिर से भी नहीं होगी, वो सब चीजें यहाँ पे हो सकती है। आप इसको बोल सकते हैं आयुर्वेद के अंदर का एलोपैथी ऐसा, इस तरह से पेशेंट के नजरिए से तो ऐसा ही हो जाएगा। हम जानते होंगे एज ए डॉक्टर कि ये क्या क्या है। तो उसके अंदर हम कुछ 3-4 चीजें देखेंगे यहाँ पे एज ए डॉक्टर। अभी ये है पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन जो हमने लिखा है, वो डॉक्टर का पर्सपेक्टिव है। पेशेंट का पर्सपेक्टिव आपने पहले ये देखा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कम से कम दवाई में ठीक हो जाए, फिर से बीमार ना पड़े। अभी हम डॉक्टर का पर्सपेक्टिव देखते हैं, एक फिजिशियन का पर्सपेक्टिव। तो हमें कुछ चीजें इसमें कंसिडर करनी पड़ती है। पहला जो है वो पुरुषार्थ चतुष्टय, वो देखेंगे, और बाद में हम ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला है पुरुषार्थ चतुष्टय, ये शायद आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। इन चारों चीजों को पाने के लिए, इन चारों चीजों को सही तरह से करने के लिए आरोग्य ही उसका मूल है। तो अगर आरोग्य रहेगा तो बाकी की सारी चीजें हम कर पाएंगे, और इसके लिए स्वस्थ रहना, बीमारी को दूर करना जरूरी है। और चरक संहिता ने तो बताया ही है। रस हृदय तंत्र, जो रस शास्त्र का सबसे पहला या दूसरा ग्रंथ है, उन्होंने भी यही बताया है। आयतनम विद्यानां मूलम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, श्रेय परम किमन्यत शरीरम। अभी ये देखिए, अजर अमरम विहायकम। रस हृदय तंत्र के जो ऑथर है ना, कृष्ण गोविंद दास, वो सॉरी, रस हृदय तंत्र के जो ऑथर है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं, एकदम प्रैक्टिकल, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना है वो सही है, लेकिन उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, वो भी सही है। लेकिन हमारी आयु कितनी है, 60 साल, 80 साल, 100 साल, उतने समय में जितना धर्म करना है, जितना अर्थ कमाना है, जितना काम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो हो जाएगा क्या? शायद नहीं भी होगा। तो और ज्यादा पूर्ण समय चाहिए, 120, 140 साल, या और भी ज्यादा, इतना भी समय चाहिए। तो उन्होंने क्या लिख दिया, जो ये सभी प्राप्त करने का साधन है वो शरीर है, शरीर के द्वारा ही हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो खर्च कहाँ पे करेंगे, हमारे शरीर के लिए। काम मोक्ष जो कुछ भी है, शरीर के रास्ते से ही होगा, हो सकता है। तो उसके लिए जो हमारा शरीर है वो अजर, अजर यानी कि जो बूढ़ा ना हो जाए, ऐसा वाला होना चाहिए। अमर या फिर वो मरे ही ना। हमारे शरीर में हर एक क्षण पे चय और अपचय, है ना, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म होता ही रहता है। तो अमर जो मरने की प्रक्रिया है, या फिर अपचय है या कैटाबोलिज्म जो है वो ना हो, अ, ये ना हो या फिर बहुत ही कम हो, यानी कि हम सदा युवान रहे। ऐसा शरीर जब होगा, तभी जाके ये सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष या जिंदगी में जो कुछ भी करना है वो सभी सही तरीके से कर पाएंगे। और उसके लिए आरोग्य या स्वस्थ शरीर, ऐसा शरीर जो अजर अमर हो, ऐसा लगेगा हमें, उसका जरूरत पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। चरक संहिता से, तो चरक संहिता में जो ट्रीटमेंट दिया उससे ये तो हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड समय के लिए हो जाएगा, 60, 80 या 100 साल के लिए हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट उससे भी ज्यादा, जितना हो सके उतना ज्यादा, तो वो जो है रस हृदय तंत्र ने बताया है। अभी ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। जो पहले हमने पेशेंट का पर्सपेक्टिव देखा, उसी का आंसर यहाँ पे मिलता है हमें रसरत्न समुच्चय में। रसरत्न समुच्चय रोजाना हमें उपयोग करने वाला ग्रंथ है, तो उसमें से ये श्लोक लिया गया है।
रस औषधि जो होती है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ रस औषधि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो जो रस औषधि जो होती है उसके गुण यहाँ पे बताए गए। रस औषधि कैसी होती है, यह रस औषधि से की जाने वाली चिकित्सा कैसी होती है? अल्प मात्र उपयोगित्वात्, अल्प मात्र उपयोगित्वात्, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, एकदम छोटा डोज देना पड़ेगा। दवाई का जो उपयोग हमें करना है वो अल्प मात्र, बहुत ही छोटा सा, एक सिर्फ एक टेबलेट, वो भी इतनी छोटी कि हमारे नाखून का भी एक चौथा भाग हो जाएगा, हमारे नाखून का भी वन फोर्थ हो जाएगा, इतनी छोटी टेबलेट या उतना ही छोटा पाउडर। मतलब बहुत ही कम डोज में दवाई देने से भी रोग ठीक हो जाएगा, व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। अरुचे अप्रसंगतः, अरुचि आएगी, इस दवाई खाने में मुझे अरुचि आएगी, किसी पेशेंट को दवाई खाने में अरुचि आएगी, ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आएगा। किसी को तीखा लगने का प्रॉब्लम है, किसी को कड़वा लगने का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं खाना ऐसा प्रॉब्लम है, वो कुछ भी रस औषधि में नहीं आएगा, रस चिकित्सा में नहीं आएगा। क्योंकि रस शास्त्र की जो कोई भी दवाइयाँ होती है, जो कोई भी भस्म होती है, वो टेस्ट लेस होती है, उसमें कोई भी स्वाद ही नहीं होता, ना उसमें तीखा स्वाद होता है, ना कड़वा स्वाद होता है, खट्टा खारा मीठा कोई भी स्वाद ही नहीं होता। रस शास्त्र की जितनी भी दवाइयाँ आप खाएंगे, खिलाएंगे पेशेंट्स को, वो टेस्टलेस होती है, उसमें कोई भी खराब स्वाद नहीं होता, एक्चुअली कोई भी स्वाद ही नहीं होता। तो अरुचेर अप्रसंगतः, दवाई खाने में अरुचि हो जाएगी, ऐसा एक भी प्रसंग नहीं आएगा, कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि ये दवाई खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्षिप्रम आरोग्य द्वैत्वात्, क्षिप्रम आरोग्य दायित्वात्, क्षिप्रम यानी कि तुरंत, आरोग्य दायित्वात्, तुरंत ही वो आरोग्य देता है, तुरंत ही रोग को दूर कर देता है। अल्प मात्रिक, तो थोड़ा सा ही डोज लेना है, वो दवाई कड़वी भी नहीं होगी, ज्यादा समय भी नहीं लेगी। क्षिप्रम आरोग्य दायित्वात्, ऐसी दवाई है जो तुरंत ही ठीक कर देती है। क्षिप्रम आरोग्य दायित्वात्, औषधेभ्यो अधिको रसः, सभी औषधियों में भी ये अधिक है, सभी औषधियों में भी ये बढ़िया है या बेस्ट है। जितनी भी आयुर्वेद की औषधि ले लेंगे, उसमें सबसे अधिक गुण इसके अंदर है, तो वो है रस। रस यानी कि पारद या पारद में से बनाई गई दवाइयाँ। तो ये जो ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है, पेशेंट की सारी पर्सपेक्टिव को फुलफिल करता है। जल्दी से ठीक हो जाना है, कम से कम दवाई खानी है, कड़वी दवाई नहीं खानी है, जो पसंद नहीं ऐसी दवाई नहीं खानी है, वो सारा ही फुलफिल होता है रस औषधि के अंदर। तो पहले हमने इंग्लिश में जो देखा उसी का ये श्लोक देखा। एक और है, रसेंद्र चूड़ामणि, इस बुक में से लिया गया है श्लोक। स्वल्पा ही मात्रा, उसका मात्रा, उसका डोज जो है वो बहुत ही कम है। विपुलो गुणश्च, थोड़ी सी मात्रा में भी बहुत सारे गुण उसके अंदर है। सद्यो ही, सद्य यानी कि तुरंत ही वो असर करता है। तत् दीपन, तत्पाचन दीपनम च, इन सभी दवाइयों, रस औषधि की, रस शास्त्र की जो भी दवाइयां है ना, रस औषधि, इसको दीपन की, पाचन की कोई भी जरूरत, पाचन करने की कोई भी जरूरत नहीं रहती। यस्यास्ति तम चेन्न भजन्ति मर्त्यास्ते पूर्व जन्मार्जित पाप मूढ़ा। हमारी जब वनस्पति की बहुत सारी दवाइयां होती है, वो ऐसे असर करती है कि वो दवाई शरीर के अंदर जाएगी, बाद में उस दवाई का पचन होगा, दवाई का पचन करने के लिए हमारे शरीर का भी अग्निदीपन होना चाहिए, दवाई पचन होने के बाद वो दवाई शरीर में असर करेगी, तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है, धीरे धीरे असर करती है। रस शास्त्र की दवाई में ऐसी कोई जरूरत नहीं, शरीर के अंदर जाके वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाती है, शरीर के अंदर जाके दवाई का पाचन करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में लिखा है, पूर्व जन्म अर्जित पाप मूढ़ा, पूर्व जन्म कृत या फिर पाप कर्म की वजह से भी जो कोई भी, या फिर मूढ़ा है यानी कि गलती से भी, जो कोई भी ऐसा कारण है, रोग होने के बहुत सारे कारण आप रोग निदान में पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ है पूर्व जन्मकृत पाप, पूर्व जन्मकृत रोग, पाप कर्मकृत रोग, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो रोग है जिसके कारण हम दूर नहीं कर सकते। जब आप काय चिकित्सा पढ़ेंगे तब ये एक बहुत ही बेसिक चीज आप पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी रोगी को स्वस्थ बना देना है,
पूरा पूरा ठीक कर देना है, तो 3 स्टेप फॉलो करने ही होते हैं। सबसे पहला है निदान परिवर्जन। उसका रोग का कारण, उसका निदान परिवर्जन, उसको दूर करना है। अगर रोग होने का कारण अगर हम देते रहेंगे तो रोग दूर होगा ही नहीं। रोग होने का कारण, अगर मुझे सर्दी हुई है तो मुझे आइसक्रीम या दही खाना बंद करना चाहिए, वो रोग होने का कारण है। अगर मुझे एसिडिटी हो रही है तो मुझे तीखा खाना बंद करना चाहिए। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके कारण खाना खाने का नहीं रहता, अभी कभी करने का नहीं रहता, वो पूर्व जन्मकृत रहता है। जैसे कि कुछ स्किन डिसीजेज है तो वहां पे ऐसा होता है, पूर्व जन्मकृत, बहुत बहुत समय पहले वो कारण मिला हुआ रहता है शरीर को। पूर्व जन्मकृत मतलब हमारा ये अभी जो जन्म हुआ उससे पहले का जन्म ऐसा नहीं है। पूर्व जन्मकृत मतलब बहुत पहले वो कारण हमने लिया रहता है। बचपन में कभी मुझे एक एक्सीडेंट हो गया था और आंख के ऊपर थोड़ी सी ईजा हो गई थी। और जब मेरी उम्र 20-25 साल की हो जाती है, उस समय पे मुझे थोड़ा अच्छे से दिखना स्टार्ट नहीं होता, दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत पुराना कारण रहता है, कुछ पाप कर्म के कारण या फिर मूढ़, यानी कि पता नहीं चलता कि क्या करना और कुछ भी कर देते हैं, ऐसा कारण रहता है। पाप कर्म यानी कि क्या, नहीं करने जैसा कर्म, उसको बोलते हैं पाप कर्म। समझ लीजिए कि ऐसा बताया गया है ना दिनचर्या में, ऋतुचर्या में, या आप स्वस्थ वृत्त में जो पढ़ेंगे सदवृत्त में भी, कि कुछ जगहों पे कुछ समय पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि रात में श्मशान में नहीं जाना चाहिए, या किसी भय लगे ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। वहां पे जाएंगे तो आपको हो सकता है कि ज्वर या अतिसार की बीमारी हो जाए, आपको फीवर आ जाएगा या फिर डायरिया हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कर्म है जो पाप कर्म है। अशुचि जगह पे नहीं जाना चाहिए, जो गंदी जगह है वहां पे नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है, इन्फेक्शन लग जाएगा वहां से, हमें फीवर आ जाएगा। तो या फिर मूढ़ता यानी कि मूर्खता के कारण किए हुए कुछ कर्म रहते हैं, उसकी वजह से जो बीमारी हुई है उसके कारण को कैसे दूर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन रस औषधि ऐसी है कि इन सभी बीमारियों को भी ठीक कर देती है। तो बिल्कुल एलोपैथी से जिससे हम इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की कुछ चिकित्सा से इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन रस शास्त्र से, रस चिकित्सा से इसको ठीक कर पाएंगे। तो ये रस चिकित्सा का या रस औषधि का महत्व या इम्पोर्टेंस बताते हैं यहाँ पे रसेंद्र चूड़ामणि में। वैशेज्य रत्नावली में थोड़ा और आगे बढ़ के बताते हैं, न दोषाणाम न दुष्याणाम न च पुंसा परीक्षणम न देशस्य न कालस्य कार्या रस चिकित्सके। जो रस चिकित्सक होता है, रस औषधि का उपयोग करके जो चिकित्सा करता है, ऐसा वैद्य, ऐसा डॉक्टर, उसको न दोषाणाम न दुष्याणाम, कौन सा दोष है देखने की जरूरत नहीं, कौन सा दुष्य है देखने की जरूरत नहीं, न च पुंसा परीक्षणम, पुरुष है या स्त्री है कौन है देखने की जरूरत नहीं, न देशस्य, वो जंगल देश में रहता है अनुप देश में, मतलब उसका एटमोस्फियर कैसा है, वो ठंडे प्रदेश में रहता है, गर्म प्रदेश में, ड्राई या वेट रीजन में रहता है, न कालस्य, कौन सी सीजन चल रही है वो देखने की जरूरत नहीं, वो बच्चा है बूढ़ा है देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये दवाई दे दो, असर होगा ही होगा। इस तरह की रस औषधियां होती है। तो ये बहुत सारी रस औषधियों में ये प्रिंसिपल लागू होता है। हालांकि सभी रस औषधियों में ये लागू नहीं होता, हमें दोष दूष्य देखने ही पड़ते हैं। लेकिन रस शास्त्र की जो औषधियां है वो बाकी औषधियों से ऐसे अलग पड़ती है। जैसे कि हम काष्ठ औषधि का उपयोग करेंगे तो हमें दोष का, दुष्य का, पुरुष या स्त्री का, देश का, काल का बहुत ही डिटेल में निदान करना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में सोचना पड़ेगा, बाद में ही हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। रस औषधि में ऐसा कुछ नहीं, ये बीमारी है, ये लक्षण है, ये दवाई दे दी, अवश्य में ये ठीक होगा ही होगा, ऐसा वैशेज रत्नावली ने बताया है। और रस औषधि की बहुत सारे बड़े पैमाने पे ये लागू भी होता है। बहुत सारी रस औषधियां ऐसे ही कार्य करती है कि दोष दूष्य देखा नहीं, पुरुष स्त्री देखा नहीं, कौन सी जगह पे है, कौन से समय पे है, दवाई दी तो असर होगा ही होगा। तो ये भी वैशेज रत्नावली में रस औषधि का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ये सारे श्लोक आप बाय हार्ट करिए, ये वाइवा में बहुत बार पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। न दोषाणाम न दुष्याणाम डैश डैश डैश, इंपॉर्टेंस ऑफ रस औषधि का श्लोक कंप्लीट करिए और मीनिंग बताइए। 2 या 5 मार्क के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इससे पहले के वाले के सभी श्लोक में भी यही है। तो आप इसको बार बार बोल के, डेली बोल के रिपीट करके बाय हार्ट करिए। फिर है शेल्फ लाइफ और लीगल एस्पेक्ट, तो वो हम बाद में देखेंगे।
लेकिन यहाँ तक रखते हैं अभी। तो ये जो 4 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट हमने कवर किए, एक तो पुरुषार्थ है और दूसरा ट्रीटमेंट है ना। बाद में दवाई के शेल्फ लाइफ और लीगल एस्पेक्ट के बारे में हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो ये पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ रस औषधि, रस औषधि का महत्व क्या है, बाकी सभी औषधियों से ये कैसे बढ़कर है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, बाद में हमने रस चिकित्सा कैसे सुप्रीम है, पेशेंट क्या क्या चाहता है, डॉक्टर को क्या क्या सोचना चाहिए। तो उसके अंदर डॉक्टर को जो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, उसके अंदर हमने 2 देखे हैं, ट्रीटमेंट तक देखा है, शेल्फ लाइफ और बाकी के पॉइंट्स हम आगे देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी अटेंडेंस चैट में भेज दीजिए, अपना नाम और रोल नंबर। और जो कुछ भी क्वेश्चंस आपके होंगे तो मुझे व्हाट्सएप में पूछिएगा। और अभी आज 25 नवंबर हुई है, तो मैंने आप सभी को कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, वो आप बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बढ़िया बनाया भी है, मैंने देखा है, बस मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो वो भी मैं कर दूंगा कुछ ही समय में। और ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि आपको 30, ऐसा कोई deadline नहीं है कि आपको 30 नवंबर तक खत्म करना ही करना है, लेकिन करिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं असाइनमेंट्स के अंदर, तो आप 30 नवंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, या समय जितना चाहिए लीजिए। लेकिन आप जो भी प्रिपेयर करते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, वो आपके लिए ही है, वो आपके ही एग्जाम में वो पूछा जाने वाला है। तो डिटेल में तो क्लासरूम में ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी प्रिपेयर करिए। और जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप में पूछिए, और अभी आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।